अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा मार्का बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जारी है। भारत ने 324 रन का पहाड़ जैसा टारगेट पाकिस्तान को दिया, वो भी 48 ओवर में। भारत के 4 बर्मिंघम में ही कश्मीरी मुजाहरा कर रहे थे, प्लेकार्ड उठा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे थे। हम क्रिकेट पे बात करेंगे, लेकिन जाहिर है कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, उन पे भी बात करेंगे। मेहमानों का मेरा तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, आपने वक्त दिया। और सुहेब अलवी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। बातचीत का आगाज मैं करूंगा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बड़ा ऑड सा लगा होगा आपको, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं, लेकिन आप कोलकाता भी गए थे, वर्ल्ड कप का मैच देखा था, पाकिस्तान और भारत का ईडन गार्डन में मैच था। आज बर्मिंघम में मैच हो रहा है, क्या कहेंगे आप? कितना देख रहे हैं या नहीं देख रहे आज मैच? देख रहा हूँ। पहले तो केबल नहीं थी, अब मैं देख रहा हूँ। और आखिरी 4 ओवरों में 70 रन जो है, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बोझ है। आखिरी 4 ओवरों में उन्होंने वेल प्लान थे, वो जोर गई हमारी। और मैं तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए अभी भी उम्मीद रखूंगा, अच्छी ख्वाहिशात रखूंगा, लेकिन जो आखिरी 4 ओवर हुए हैं उसमें हमारा जो है वो काम काफ़ी ख़राब हुआ है। और 4 ओवर्स में 70 रन देना मेरा ख्याल है ये कोई मजाक नहीं है। और ये कैसे बात बनती है और कैसे इसको हल किया जाता है, लेट्स वेट एंड सी। शायद कोई हमारा प्लेयर मुआवजा कर दे। हमें मुआवजों पर यकीन होता है कि शायद पाकिस्तानी इंडिया के मुकाबले में कोई खड़ा हो जाए और एक ऐसा इंप्रेसिव स्कोर बना दे कि हम बेहतरी की पोजीशन में हों। और वैसे तो हमारे लिए, जैसा आपने कहा कि पहाड़ जैसा टारगेट है, और उसको कैसे ये सर करते हैं ये तो अब देख रहे हैं, और उसके नतीजे कैसे होते हैं ये भी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपने कहा कि ख्वाहिशात तो नेक ख्वाहिशात तो फिर भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। बर्मिंघम में ही कश्मीरी वहां पर मुजाहरा भी कर रहे हैं, इंडियन चैनल्स भी उनको बार बार दिखा रहे थे ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर। आप इस अमर के बारे में क्या कहेंगे? देखें, कश्मीर एक हकीकत है, कुर्बानियों की दास्तान है। और आज जो कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी है, ये कश्मीरियों की अपनी जिद्दोजहद आज़ादी है। इसमें कोई ना फॉरेन है ना फॉरेन फंडिंग है। और कितनी देव फौज इंडिया की वहाँ मौजूद है, और ख़ुद इंडियन आर्मी कह रही है कि ये मसला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, उनके बस से बाहर होता जा रहा है। ये वक्त है कि हमें बहुत अच्छा कश्मीरियों ने फैसला किया, दे आर द जीनियस नेशन, कि ऐसे मौके पे जब सारी दुनिया का मीडिया वहाँ मौजूद हो, वो अपने हकूक़ की बात करे। और सारी पाकिस्तानी कौम अपनी क्रिकेट के लिए भी दुआ गो है, और कश्मीरियों की। हुसैन नवाज की एक तस्वीर आई, JIT की बात है, ये तस्वीर कैसे बाहर आई होगी? पता नहीं जी, मैं तो इसीलिए कभी सोशल और टेक्निकल मीडिया में देखते हैं। आजकल तो साइंस इतनी एडवांस हो गई, कुछ कह नहीं सकते। जो सामने लोग बैठे होते हैं, हम बेदरेक गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बाद में पता लगता है जी वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। अब क्या करें, इस माशरे में जिंदा रहना, कैसे निकली, क्यों निकली। अब ये 7 तारीख को देखें, जब हम 7 तारीख को महीना पूरा हो जाएगा और जब ये दूसरे सेमेस्टर की रिपोर्ट पेश होगी, उसमें कोई बात नजर आए। मैं तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं है जिसकी कैसे निकली और किसने निकाली। लेकिन मुस्लिम लीग कहती है कि तस्वीर खुद गवाह है कि हुसैन नवाज इंसाफ के मुतलाशी हैं। सारी कौम इंसाफ की मुतलाशी है जी। सारी कौम ये जानना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए का फ्लैट कहाँ से आया, इतनी रकम कहाँ गई, कैसे गई। और हम मर रहे हैं, हमारे मसाइल हैं, और ये लोग जो हैं मजे कर रहे हैं। और देखें, इंसाफ का फैसला आता है तो कौम के लिए सर आंखों पर होता है। इस वक्त कौम कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कतरियों का है या किसी गैर मुल्की गिफ्ट है। ये हमारी ही कमाई है, हमारे ही पैसे हैं जो इधर गए हैं। मेरा ख्याल है आज आप क्रिकेट पे रख लें, ताकि क्रिकेट के शायकीन का भी मैं तो रोज ही आपसे बात करता रहता हूँ, तो मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ कि मैं इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच कोलकाता में भी देखने गया था, और मियाँ दाद उसमें भी मौजूद था। लेट्स सी कि इसके क्या नतीजे निकलते, अल्लाह करे बेहतरीन नतीजे निकले। शेख साहब, मुस्लिम लीग ने आज ये भी कहा कि मसलसल
एक तसलसल से गैर मुनसिफाना वाकयात हो रहे हैं, वो व्हाट्सएप की कॉल की तरफ इशारा हो सकता है, इन वाकयात से इंतकाम की बू आ रही है उनको। इनका हमेशा ये गिला रहा है, ये जब होते हैं तो लूट मार करते हैं तो कहते हैं कि उनको पूछे नहीं। अब इससे ज्यादा बड़ी जुडिशरी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान के चोटी के 5 जज जो हैं वो इस केस को देख रहे हैं और सीनियर मोस्ट जज हैं, और वो जज हैं जिनका दामन जो है शराफत से और असूलों पर मबनी है, और इसके बावजूद अगर वो बाहर खड़े होके और आपकी राय जानना बहुत अहम था। आपकी तरफ आऊंगा। शेख साहब भी कह रहे हैं बिल्कुल मेरी तरह, वो भी नॉन क्रिकेटर हैं, नॉन टेक्निकल हैं, हम सिर्फ देखने की हद तक होते हैं। आखिरी 4 ओवर में 70 रन दे दिए। देखिए ओवरऑल प्राजा साहब जो पाकिस्तान की बॉलिंग है उसने टोटली डिसअपॉइंट किया, मायूस किया, सिवाय एक ओवर जो आमिर ने पहला ओवर किया था जिसमें बॉल निकली है, रोहित शर्मा डिसीव हुआ और डिसीव भी हुआ और मिड इन ओवर भी गया। वो एक ओवर था जो इंप्रेसिव ओवर था। अदरवाइज जितने भी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग नहीं की, स्पेशली वहाब रियाज। मैं हैरान हूं कि वहाब रियाज को कैसे स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है, कैसे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है, कौन सी पर्ची या कौन सा पर्चा उसके पास है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में वो जो है वो फिट हो जाता है। मैं समझने से कासिर हूं। इसका जवाब तो इंतजामुल हक दे सकता है, इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे सकता है कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार के साथ खेलते हैं कि वहाब रियाज की जो माजी की परफॉर्मेंसेज हैं वो सबके सामने, और आज जो उसकी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। जुनैद खान को इन्होंने क्यों ड्रॉप किया, फहीम अशरफ को इन्होंने चांस क्यों नहीं दिया, इन बच्चों का कसूर क्या? क्या ये पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है? जब आप ऐसी सिलेक्शन करेंगे, पुअर बॉलिंग होगी, पुअर फील्डिंग होगी और फ्रेंडली फील्डिंग हो रही है, कैचेस ड्रॉप किए जा रहे हैं, जहां 2 रन बनने चाहिए थे वहां 3 थी, 70-80 रन वो खा बैठा, विकेट भी कोई नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि शोएब मलिक से 2 ओवर्स करवाए गए। मैं हैरान हूं, आज सरफराज की कप्तानी भी बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्सपोज हुई है, पूरी दुनिया ने उसकी कप्तानी देखी है, एक टीम सिलेक्शन के हवाले से कि वहाब को उन्होंने क्यों प्लेइंग 11 का हिस्सा बना। फिर मैं हैरान हूं कि जब हफीज प्लेइंग 11 का हिस्सा है तो हफीज से 1 ओवर नहीं करवाया। मैं हैरान हूं कि 1 ओवर हफीज से नहीं करवाया। शोएब मलिक ने 2 ओवर में 10 रन दिए और उसके बाद उससे बॉलिंग नहीं करवाई गई। तो मेरी समझ से ये बालातर मामलात हैं कि पाकिस्तान का जो थिंक टैंक वहां पर मौजूद है, इसलिए मैं उसको कहता हूं कि थिंक ऑब्लिक टैंक। तो वो कहते हैं श्याम भाई हाथ हौला रखा करें, मैं हाथ हौला कहां से रखूं? ये तो आपकी बात सच नजर आ रही है। कम अज कम जो आज बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाया गया। सोहेब अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप सारा दिन बिजी रहे और कमेंट्री भी करते रहे हैं। इतने सारे रन खाए बॉलर्स ने, क्या हमारे बॉलर? देखिए यहाँ पे हर हफ्ते मेरा प्रोग्राम होता है 6:30 बजे शाम सैटरडे, और मैं इस प्रोग्राम में कम से कम 6 महीने से कह रहा हूँ कि वहाब रियाज को आप रेस्ट दें। वहाब रियाज अब वो वहाब रियाज नहीं रहा जो मोहाली में जिसने 5 विकेटें ली थी, जिसने 2010 में आपका डेब्यू किया था और 5 विकेटें ली थी इंग्लैंड टेस्ट के खिलाफ। वो थक चुका है, उसकी पेस ख़त्म हो चुकी है, उसमें इतना खौफ आ गया है कि वो यॉर्कर मारते हुए डरता है कि या तो फुल टॉस हो जाएगी या वो आगे पड़ेगी, और वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ देता है। व्हाट्सएप के ऊपर मेरे मैसेजेस हैं बिफोर द मैच बिगैन कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली यही एक माइंडसेट है जो मिकी आर्थर भी मेरे ख्याल में बस कागज देख रहा है क्या कर रहा है। अब सोहेल खान जैसे प्लेयर बॉलर को उन्होंने बाहर बैठा, रिकॉर्ड जो है अगेंस्ट जब वो ऑस्ट्रेलिया का कोच था इसी वजह से निकाला गया था वो एज अ कोच कि भाई आप जातियात देख रहे हैं। अब आपने और जो दूसरी बात है, मेरा भी यही सवाल रहा थ्रू आउट द मैच में, मैं सोशल मीडिया पे ढूंढता रहा कोई रीजन मिले कि आपने हफीज से नहीं कराई। अगर हफीज के साथ आपने बॉलिंग में नहीं जाना था तो आप फहीम अशरफ को खिलाते, आप किसी और बैट्समैन को खिलाते, बिकॉज हफीज तो टीम में आता ही अपनी ऑफ स्पिन की वजह से अभी, वरना उसका जो स्ट्राइक रेट है वो तो 250-260 तक पाकिस्तान को टीम में ले जाएगा। आपने शोएब मलिक को, आपने अजहर अली को, आपने मोहम्मद हफीज को, अगर तीनों को खिलाना है तो फिर आप 250 के ऊपर ना सोचें, अनलेस आज कोई बहुत ही जबरदस्त इनिंग इनमें से कोई एक खेल जाए। इधर ही रहिए सोहेब अलवी साहब। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, हम आपको ज़हमत देते हैं, आपके बोल्ड तबसरे सुनते हैं, हम इनकरेज होते हैं कि कम अज़ कम जो सही बात है वो तो आप करते हैं, लेगी लपटी से काम नहीं लेते।
ये बताइए, मैच के आगाज में ही सरफराज नवाज ने सरफराज अहमद ने टॉस जीता, लेकिन इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, बजाय इसके कि सरफराज अहमद खुद बैटिंग पहले करता और बाद में उनको प्रेशर में लाता। क्या कैलकुलेशन टीम मैनेजमेंट की गलत हुई? हुआ क्या कि 324 जैसा पहाड़ जैसा टारगेट हम लेके बैठ गए? नहीं, ये देखें 324 का जो टारगेट है आजकल की क्रिकेट में, इट इज अचीवेबल, क्योंकि अभी आपने देखा है कि पहला मैच बांग्लादेश ने भी 300 से ज्यादा रन किए, उसके बाद फिर इंग्लैंड ने उससे आराम से जीते और पीछे बनी है, और बाउंड्री लाइन जो है ये काफी आसानी से चौके भी होते हैं, छक्के भी हैं, और ये पीछे इतनी आसान है कि बैट्समैनों को अगर सही खेलें और स्ट्राइक कर जाए बैटिंग में तो 300 का जो 24 का टारगेट है ये अचीवेबल है। और डिपेंड करता है कि शुरू में अच्छा स्टार्ट मिल जाए, जैसे इंडिया को 126 का जो स्टार्ट मिला है, उसके बाद देखें 2-3 ब्रेक आए हैं जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर इससे ज्यादा हो सकता था, फिर दोबारा आपको इनिंग शुरू करनी पड़ी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि सिलेक्शन ऑफ द टीम इज नॉट राइट। वो अशरफ को खिलाना चाहिए था, उसने पिछले मैच में एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी बैटिंग के साथ भी, और उसके साथ फिर वो जो मेरा ख्याल है कि ये जो आपके शादाब हैं, इनकी जरूरत इस मैच में इसलिए नहीं थी कि आपके पास शुएब मलिक था, आपके पास हफीज था, और उसके साथ हमाद वसीम है। अब और जो इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई ये इससे हफीज से, ये मुझे नहीं समझ आई कि आइदर ही अनफिट, अगर अनफिट है तो उसको खिलाए क्यों। दूसरी ये चीज है कि 2 आपके फास्ट बॉलर जो ब्रेक डाउन हो गए ड्यूरिंग द मैच, और ये अब सिलेक्शन और उमर अकमल को वापस भेज दिया। ये अब आप देखें कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ किसी मैच विनिंग बैट्समैन को वापस भेजने हैं, ये सारी चीजें मैं कहूँगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान के आखिरी लम्हात में जो स्कोर हमेशा होती हैं, 4 ओवर में सरफराज नवाज साहब 70 रन खाए, चौके जा रहे थे, छक्के जा रहे थे, लग रहा था कि किसी एक ओवर में तो लगा जैसे 6 छक्कों का रिकॉर्ड फिर टूट। इस तरह के जो चीजें हैं, इन्होंने अब वहाब रियाज की बात कर लें, 8-10 साल हो गए हैं, ही इज प्लेइंग टॉप क्रिकेट ऑल द टाइम। उसको आज तक कोच करके ये नंबर 1 बॉलर नहीं बना सके। नंबर 1 आपका बॉलर जो अमर आपको बना के लेके गए, पिछली कई सीरीजों से डिजास्टरली फेल हो रहा है, और उसको आप रेगुलर ये एडवांटेज दे रहे हैं और आप बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। इस तरह की ये चीजें जो हो रही हैं, उसके बाद फिर ये जो अब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, सरफराज अहमद खुद ओपन आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा आदमी चाहिए जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। वरना आपके पास देखें अजहर, उसके बाद बाबर आजम, हफीज, शुएब मलिक, ये इस तरह के हार्ड हिटर नहीं है कि मैच को पासा पलट दें। ये अपनी इनिंग खेलते हैं, बिल्ड करती हैं ताकि अगले मैच के लिए इनकी जगह रखे। चले इसी नुक्ते पर रहिए सरफराज नवाज साहब, इधर ही रहिए। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इस मैच पे कमेंट कर रहे हैं, इस मैच के मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे हम बात कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। और पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू तो हुई, अजहर अली और अहमद शहजाद आए, लेकिन फिर अभी बारिश हो चुकी है। बहरहाल मैच तो है, मैच तो जारी रहेगा। इसी तरह इंडिया की इनिंग्स में भी इंटरवल आते रहे। आप टीम की सिलेक्शन पे बात कर रहे थे एहतशाम साहब, आपने वहाब रियाज की तो बात की, बाकी बॉलर्स का भी तो वही असर हुआ। बाकी बॉलर्स ने कौन सा जाके 10-10 विकेटें ले ली? नहीं, हमारे पास तो अभी मैच विनिंग बॉलर ही नहीं है, और जो सुहेल खान जिसको ये पाकिस्तान में छोड़ गए हैं, ये एक वाहिद बॉलर है जो इंग्लैंड की पिचेस पर या इंग्लैंड की कंडीशन पर इंप्रेसिव बॉलर बन सकता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जब इंजमामुल हक पीसीबी से बाहर थे तो ये क्रिटिसाइज करते थे सिलेक्शन कमेटी को और दूसरे मामलात को, और जब ये पीसीबी में आए हैं और जब जिससे ये सिलेक्शन कमेटी के हेड बने हैं तो सुहेल खान पे जो इन्होंने छुरी चलानी शुरू की है वो सबको मालूम है। इसके अलावा फवाद आलम को ये कंसिडर नहीं करते, वो सबको मालूम है। तो सारा वही का वही प्राचा साहब मामला है, वादी की गलतियां हैं, वही वही आप बाहर हैं तो तनकीद करते हैं, में आ जाते हैं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि फिर
कहीं ना कहीं से जो पर्चियों की आप बातें कर रहे थे, जो सिफारिशों की बातें कर रहे थे, कि बाहर जो आदमी बैठ के तनकीद कर रहा है वो अंदर आके इतना बेबस हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है जो पहले चल रहा था वही। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं समझता हूं कि जो करेक्टर होता है वो ये होता है कि जब आपकी बात अगर सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं मानी जा रही तो ही शुड हैव रिजाइन, वो रिजाइन कर दे कि मैं इस प्लेयर को ये डिजर्व नहीं करता, मैं पाकिस्तान का ब्लेजर इसने पहना हुआ है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता और ये डिजर्व नहीं करता, ये मेरिट पर नहीं आ रहा। सोहेल खान के साथ इन्होंने यही किया और सोहेल खान यातर के साथ हुई और उसके बाद उन्होंने साइडलाइन किया। मैं इस शो में बिल्कुल फ्रैंक बात करूं, मुझसे पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया आशना है, मैं बिल्कुल हमेशा सच बात करता हूं, इन द इंटरेस्ट ऑफ गेम बात करता हूं, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान बात करता हूं। और मैं कहता हूं कि सोहेल खान के साथ ज्यादती की, फवाद आलम के साथ ज्यादती की, माजी में इन्होंने आसिम कमाल के साथ ज्यादती की, आमिर बशीर के साथ ज्यादती की, अब्दुल रज़ाक के साथ ज्यादती की। ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे और मैच विनर भी, मैच विनर अब्दुल रज़ाक कई बार मैच विनर रहा, वो आउटस्टैंडिंग, वो ऑलराउंडर दुनिया का रहा। आप देखिए आज टॉस जीतने के बाद जो इन्होंने बैटिंग करवाई है इंडिया की टीम को, इस पर भी एक सवालिया निशान है। ये तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं हैरान हुआ जब ये दिया गया कि हम बॉलिंग करेंगे, मैं तो खुद हैरान। ये हकीकत है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग हुई है, वो आईपीएल फिनोमिनन हो या कोई और हो, वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ उनका इतना बड़ा स्कोर आया है और वो हमेशा बैटिंग लाइन उनकी स्ट्रांग रही है, तो ये तो बताते खुद एक मैच का हिस्सा है, इसको तो हम नहीं कुछ कर सकते। नहीं देखें, जब 232 था स्कोर और 6 ओवर रहते थे, उसके बाद ये सारा ऑन स्लॉट हुआ है और 300 और रन जो हुए हैं आखिरी 6 ओवरों में जाके 80-90 रन उन्होंने किए हैं, जो सारा फर्क पड़ा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा यही हुआ है कि हमने डाइंग आवर्स में आखिरी 5-6 ओवरों में 80-90-100 रन हमेशा देते रहे हैं, इवन 100 से ज्यादा भी देते रहे हैं। यह हमने कुछ नहीं आज की है फील्डिंग, वो इसी वजह से किया है कि ये हम इंतजार में थे कि बारिश होगी और रन अगर इंडिया ने बहुत ज्यादा खा लिए और फिर ओवर्स कम होंगे, रन भी कम होंगे। पहले फील्डिंग का फैसला किया और नेगेटिव अप्रोच थी। हालांकि पिच इतनी आसान है और उसके बाद हमारी बॉलिंग इज बेटर देन हमारी बैटिंग से, तो ये देखते हुए तो मैं कहता था कि बाद में हमारी बॉलिंग आती। लेकिन मैंने वसीम अकरम को भी सुना, वो भी कह रहे थे कि अच्छा फैसला है सरफराज का, मिसबा भी कह रहे थे कि अच्छा फैसला है सरफराज का, चूंकि बारिश हो जाएगी और तेज गेम निकलेगी, लेकिन एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट द बॉलर्स। नहीं, लेकिन उसकी एक और वजह भी है शौकत साहब। देखें, जब इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग की तो फिर आपको इमाद वसीम से ओपन नहीं कराना चाहिए था। एक तो ये है कि इमाद वसीम का पिछले 6-8 महीने में कोई खास और आखिरी ओवर में भी 23 रन दिए, एक ओवर में इमाद वसीम ने 23 रन भी दिए। मैं अभी उसी पे आ रहा हूं। तो एक तो आप ओपन नहीं कराते उससे कि भाई आपने जब टॉस जीता है और आप जब दूसरी बैटिंग साइड को बैटिंग के लिए कहते हैं तो आपकी विकेटों की तलाश होती है कि शुरू में जो मॉइस्चर है, क्योंकि 4 दिन से बारिश भी हो रही थी, पिच में भी नमी होगी, तो मैं दूसरी तरफ से भी पेस लेकर आऊं। एक तो ये गलती की। दूसरा देखें, इनकी वजह एक मैं समझता हूं कि एक वजह ये भी थी पहले बॉलिंग करने की कि उस वक्त दोपहर में बारिश एक्सपेक्टेड थी और अभी भी है, और जैसे अभी हो भी गई, मैच रुका हुआ है, तो ये डकवर्थ ल्यूइस के ऊपर खेल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 30 ओवर में 170 का टारगेट हो जाए या 200 का टारगेट हो जाए, तो जब आपका फिर आप ये नहीं देखते कि ओवर्स रिड्यूस हो गए, आप ये देखते हैं कि हदफ छोटा रह गया है। तो 200 रन और इस वक्त जो पाकिस्तान की बैटिंग एवरेज तो वही रहेगी ना। अगर 324 की ये होता है कि जब आपका टारगेट कम हो जाता है, बेशक ओवर्स कम हो जाएं, तो फिर यू कैन प्ले मोर अग्रेसिव क्रिकेट, बिकॉज आपको ये डर नहीं होता है कि कहीं हम 10 ओवर पहले ऑल आउट ना हो जाएं। तो इसलिए जब छोटा मैच होता है और छोटे ओवर्स होते हैं तो यू टेक अ ग्रेटर रिस्क। ये इन्होंने कुछ कैलकुलेट किया था, लेकिन ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, इतना बड़ा गैम्बल करना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं ना सरफराज नवाज साहब, ठीक कह रहे हैं कि नेगेटिव सोच थी शुरू हुई से। बिल्कुल, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा गैम्बल था। नेगेटिव अप्रोच किया थी कि जी शोएब मलिक, अजहर अली, मोहम्मद हफीज, इन 3 बैट्समैन के साथ एंड विद अहमद शहजाद आउट ऑफ फॉर्म,
ये सोच के तो इन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में जो सिलेक्शन किया था, पहली बात वो गलत थी। आज सुबह जो किया, अगर हफीज ने बॉलिंग नहीं कराई दैट मींस को इसको शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको खिलाना नहीं चाहिए था। आप फहीम को खिलाते, आप फखर जमान को खिलाते, कि जब भाई हफीज की बैटिंग में तो जगह ही नहीं बनती है, वो तो वनडे और लिमिटेड ओवर्स टीम में सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से आता है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑन द ग्राउंड भी सिलेक्शन गलत किया है, और रह गया डिसीजन। ये कभी एक कप्तान का नहीं होता है। आज सरफराज की कप्तानी में फ्लॉस थे, लेकिन टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसले का मतलब है उसमें बॉलिंग कोच इन्वॉल्व था, उसमें मिकी आर्थर इन्वॉल्व था, उसमें पूरी टीम, ओवरऑल टीम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है, इतना बड़ा स्कोर है, तीनों मौजूद मेहमान एक्सपर्ट्स हैं, इनकी राय लेंगे और हम यही सामने रखेंगे कि अब क्या करना चाहिए। स्कोर तो उनका बन गया, हम कैसे खेलें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। रूबरू प्रोग्राम आप इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव देख रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्मिंघम में होने वाले क्रिकेट मैच के हवाले से माहिरीन का तबसरा आपके सामने पेश कर रहे हैं। सरफराज नवाज साहब, इंडिया की बैटिंग हो गई, उन्होंने 324 रन का टारगेट दे दिया। एक तो अभी बारिश हो रही है, कोई पता नहीं है मैच आगे किस तरह बढ़ता है, लेकिन जब मैच रिज्यूम होता है हमारे बैट्समैन को क्या करना चाहिए? संभाल के खेलें, मार चल सकता, क्योंकि टारगेट इस वक्त इतना बड़ा है कि 6.5 ऑफ द ओवर आपने करना है, जो मेरा ख्याल है कि स्लो खेलने से तो टारगेट बढ़ता जाएगा। और आखिर में ये जो शुरू में पाकिस्तान ने गलती की है कि फास्ट बॉलर अगर वहाब रियाज को आपने खिलाया है, तो शुरू में आप कहते कि इंडिया के खिलाफ फास्टेस्ट तेज बॉलिंग करो और पहले 3-4 ओवर उसको कहते कि पूरा जोर लगाओ, ताकि जो पिच ऑफ द बॉल और मूवमेंट पिच में थी और बाउंस भी था, ताकि इंडियन बैट्समैन जो एक्स्ट्रा पेस के आगे इतने ज्यादा अच्छे नहीं खेल सकते। इन्होंने स्पिनर लगा दिया है, जो इंग्लैंड का तो बेस्ट पॉइंट वही था कि स्पिनर के खिलाफ वो सबसे अच्छा खेलते हैं। तो एक तो ये गलती की, उसके बाद फिर चेंजेस जो की है बॉलिंग में, कभी स्पिनर कभी कुछ, ये कोई प्रॉपर नहीं किया। उसके साथ मैं ये और चीज कहूंगा कि जो बॉलर खेले हैं फास्ट बॉलर, वो शुरू में मुझे लगता था कि अनफिट खिलाए हैं, उनकी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस भी नहीं निकली और ऑफ द विकेट कोई मूवमेंट भी हमने जिस टीम की ऐसी हो। दूसरा, जो इंडिया के बैट्समैन हैं उन्होंने सिंगल इस तरह लिए हाथ से, और मेरा ख्याल है वहां हर ओवर में उन्होंने इस तरह स्कोर किया है जैसे कोई फील्डर खड़ा ही नहीं है। उसके साथ फिर उन्होंने जो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप और ऑन स्लॉट जो आके बाद में किया है कोहली, और उससे पहले युवराज ने और आखिरी ओवर में पांडे ने, ये स्कोर को कहां से कहां ले गए। एक तो मैं ये कहूंगा कि आखिरी लम्हात में हमेशा हमने देखा है कि 5-6 ओवरों में 70, 80, 100 रन होते हैं, इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो आपके जो एक्सपर्ट हमारे बैठे हुए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, ये मैच बिल्कुल वो समझता है कंडीशन को भी, पिचेस को भी, और उसकी जो बॉलिंग है वो उसमें मूवमेंट है। इंग्लैंड में तो मूवमेंट हो, अब आप देखेंगे कि अगर मैच शुरू होगा तो इंडिया के बॉलर अभी मूवमेंट थोड़ी उनकी शुरू हुई है, जिसकी वजह से स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा। एज निकलेंगे, कॉर्ड बिहाइंड होंगे, एलबीडब्ल्यू आप देखेंगे जो पाकिस्तान की टीम को एडवांटेज लेना चाहिए था शुरू में, लेकिन नहीं लिया। और ये सारी चीजें, और मिकी आर्थर का आप देख लें, ये तो जुआ ग्रुप का आदमी है, इसने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए थे जब इंतजाम कैप्टन था साउथ अफ्रीका में। सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तान के फॉरेन कोच को आप कह रहे हैं जुआ ग्रुप का आदमी है ये? नहीं तो आपके ख्याल में क्या फॉरेनर्स जुआरी नहीं होते? मैं जो पहला इसने इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको नोटिस सर्व किया हुआ है कि आपने ये जुए की बात की है और उसी को आपने रख लिया है। उसके बाद आप देखें कि जो कराची किंग्स की टीम थी, वो जो इनका इंग्लैंड का प्लेयर था वो फारा, उसने इल्जाम नहीं लगाया। और क्या आर्थर उनका कोच नहीं था? किसी ने कुछ खामोश हो गया सब, और शुएब मलिक ने स्टेप डाउन कर दिया। अब मैंने आईसी इंटरनेशनल जो इनकी करप्शन कमेटी है इंग्लैंड में,
मैं लंदन से भी आया हूँ, उनको लेटर लिख के भेजा है कि करप्ट एलिमेंट को फारिग करें। इस्लामाबाद और आईसीसी भी कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनली ये जो लीग मैचेस इस तरह के होते हैं इनको कम से कम किया जाए, कम से कम किया जाए। इधर ही रुक। फिर श्रीलंका भी हमारी कॉम्पिटिटिव टीम है, तो आपको इस टूर्नामेंट में फिर क्या नजर आ रहा है? आज की परफॉर्मेंस, बॉलर्स की, हमारे डिसीजंस की, जैसे पहले उनको बैटिंग करवाने का फैसला, बॉलर्स को यूज करने का फैसला, बॉलर्स की हालत आपने देख ली आज। देखिए, डेथ ओवर्स के लिए तो आज हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं था। आमिर ब्रेकडाउन हुआ, वहाब रियाज भी ब्रेकडाउन हुआ। वहाब रियाज की जो सिलेक्शन है उस पर तो एक सवालिया निशान है। जो डेथ ओवर्स होते हैं वो की ओवर्स होते हैं पराचा साहब, उसमें जो बेस्ट बॉलर्स होते हैं, जो आखिरी ओवर्स होते हैं 8-10 ओवर्स, उसमें जो बेस्ट बॉलर्स कंटेन करने रन को रोकने वाले। हमारे पास तो ये तो 70 रन पड़ गए 4 ओवर में। हमारे पास तो उस वक्त के लिए, उस नाजुक वक्त के लिए कोई बॉलर ही नहीं था। आज की जो कप्तानी है सरफराज की, उस पर सवालिया निशान। जो टीम की सिलेक्शन है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। बॉलर्स पे सवालिया, फील्डिंग पे सवालिया निशान। फ्रेंडली फील्डिंग मैं कहूंगा, फ्रेंडली फील्डिंग का लफ्ज मैं यूज करूंगा। अब सारा दारोमदार आ गया पाकिस्तान की बैटिंग पर। अब पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, ये बात दुरुस्त है कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो वार्म अप मैचेस हुए या दूसरे मैचेस हुए, 300 से ज्यादा रन्स बने और वो चेज भी हुए। यहां की जो पिचेस हैं उसमें बाउंस मौजूद है, और अगर बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करे, स्ट्राइक को रोटेट करता रहे, लूज बॉल पर वो बाउंड्री लगाने की कोशिश करे, और अगर पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स एक अच्छा आगाज फराहम करते हैं। लूज बॉल देखे ना, अब एक ओवर में उन्होंने 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा, 1 दो लिए और 1 मेरा ख्याल है वो बॉल लूज हुई। यानी वो तो अंधाधुंध मार रहे थे। देखिए, वो तो लास्ट ओवर था, पांड्या ने अपना लॉन्ग हैंडल यूज किया और उसने 3 छक्के लगाए। लेकिन पाकिस्तान को अब रन चेस के लिए जाना चाहिए। बारिश की वजह से खेल रुका हुआ है। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को क्या टारगेट मिलता है ये देखना होगा। तो प्लान ए बनाए, प्लान बी बनाए, प्लान सी बनाए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये बड़ी क्रिकेट मैनेजमेंट यूज करेगी या टीम नहीं, वहां पर तो जो मैनेजमेंट है उसने यूज करना है, जिसमें हेड जो है वो मिकी आथर है। तो मैं ये समझता हूं कि वैसे जो ऑफ द एयर भी आप मुझसे बात कर रहे थे कि श्याम साहब ये बारिश अगर ना रुके तो कैसा होगा, तो मैंने कहा था बहुत अच्छा होगा कि 1 पॉइंट हमें मिल जाएगा, विन विन होके 1-1 पॉइंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स, यानी विन विन टीमें हो जाएंगी और 1-1 पॉइंट मिल जाएंगे। कोशिश आप बस दुआ ये करें कि 20 ओवर मुकम्मल ना हो, बिकॉज 20 ओवर के ऊपर डकवर्थ लुइस का मेथड अप्लाई हो जाएगा। और लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर ओवर्स रिड्यूस हो गए, बेशक रन रेट आपकी 6.5-7 की रहती है, लेकिन फिर आपके पास एक लाइसेंस टू हिट होता है, प्लस ये कि आपको विकेटें गंवाने का इतना डर नहीं होता है कि ओवर्स कम होते हैं। कर दिया है कि 41 ओवर में 289 रन करने हैं पाकिस्तान ने। प्लीज कंटिन्यू। वो तो फिर तो वो 41 तो बहुत मुश्किल होगा। 289 50 ओवर्स का बड़ा टारगेट होता है सोहेब अली साहब। 41 अगर आज चलेंगे, मैं तो सोच रहा था 20-25 ओवर का अगर खेल होता है, लेकिन अगर बारिश रुक गई है और अगर आप जहां आप 40 के उधर जाएंगे या जहां पे भी आप स्कोर 250 के ऊपर ले जाएंगे, वो पाकिस्तान की रीच से बाहर है। मैं तो बस दुआ ये कर रहा था कि इतनी बारिश हो कि 200 के नीचे कोई टारगेट आ जाए और आप ये 2020 का मैच कर लें जिसमें आपको विकेटें गंवाने का इतना डर ना हो। बिकॉज आफ्टर ऑल शादाब खान के लेवल तक का आप नीचे हिटिंग कर सकते हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज, शॉर्ट बाउंड्रीज देयर, एंड फिर ऑब्वियसली उनके की बॉलर्स के नंबर ऑफ ओवर्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें, ये मैं जब हमारा T20 का वर्ल्ड T20 हुआ था वहाँ पे इंडिया में, वहां पे भी मैंने एक और चीज नोट की है कि हमारी टीम में हमने कौन सी टीम खिलाई थी और इंडिया ने कौन सी टीम खिलाई थी। आज भी आप देखें कि जहां इंडिया का दारोमदार स्पिन पे होता है, उन्होंने अश्विन को बिठा के एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाया है, बिकॉज उन्होंने कंडीशंस देखी। हमने एक्स्ट्रा पेसर, हमारे पास वैसे ही अनफिट बॉलर्स हैं, जो मैं 6 महीने से कह रहा हूं कि वहाब रियाज एंड आमिर आर जस्ट डाइंग आउट। अनदर रीजन कि हम आखिरी 10 ओवर में इतने रन इसलिए देते हैं कि हमारे बॉलर की सांस फूल चुकी होती है, तो वो स्पीड से नहीं बॉल करते हैं, वो प्लेसमेंट सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी आप देखें कि हमने 4 स्पिनर ऑन पेपर खिलाए। ठीक है, हफीज से आपने बॉलिंग नहीं कराई, वो एक और मिस्ट्री है। लेकिन बजाय इसके आमिर कई फिटनेस के इश्यूज होंगे, एकदम से तो सामने नहीं आए।
तो ये हमारी टीम थिंक में भी हमेशा प्रॉब्लम होती है। चाहे 2015 वर्ल्ड कप प्रॉब्लम है, वर्ल्ड सिलेक्शन की भी प्रॉब्लम है, फील्डिंग भी प्रॉब्लम है, बॉलिंग भी प्रॉब्लम है। बहरहाल मैच नाजरीन जारी है। मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया सोहेब अलवी साहब, बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, आपने वक्त दिया। इत्शामुल हक साहब बहुत शुक्रिया, और शेख रशीद अहमद का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी हुई। बहरहाल मैच तो जारी है। नेक तमन्नाएं बकौल शेख रशीद अहमद के हमारी अपनी ही टीम के साथ हैं। हम अब भी दुआ करते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारी टीम वहां पर फतह हासिल करे, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक कहावत है कि दुनिया से हार जाएं लेकिन इंडिया से पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।